नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 17 दिसंबर सन 2024। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में आंगनबाड़ी में निकली विभिन्न पदों पर भर्ती, तुरंत करें आवेदन, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार 2 हफ्ते के अंदर करेगी पक्का। हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी, सरकार हर महीने देने जा रही है इतने हजार रुपए, जानिए पूरी खबर। हरियाणा में ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा महंगा, चालान के साथ साथ पुलिस करेगी ये कार्रवाई। अभ्यर्थियों की शिकायतें दूर करने के लिए हरियाणा SSC लगाएगा खुला दरबार, ग्रीवेंसेज पोर्टल की तैयारी भी शुरू। हरियाणा के किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, फसल को ठंडी हवा और पाले से बचाने के लिए करें ये काम। प्रदेश सरकार 1000 महिलाओं को एक ई-रिक्शा के लिए उपलब्ध करवाने जा रही है सब्सिडी, योजना राज्य के सभी जिलों में लागू। हिसार कोर्ट में क्लर्क के पदों पर निकली भर्ती, फटाफट करें आवेदन, लास्ट डेट 2 जनवरी 2025। एथर ने रिजडा की कीमत बढ़ाने का ऐलान किया, इलेक्ट्रिक स्कूटर अगले महीने से 4000 से 6000 रुपए महंगा मिलेगा, फुल चार्ज में 160 किलोमीटर की रेंज देता है। चीन के दौरे पर जाएंगे NSA अजीत डोभाल, 5 साल बाद भारतीय अधिकारी का दौरा, सीमा विवाद सुलझाने पर विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। और तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन, 73 साल के थे। 2023 में मिला था पद्म विभूषण, 3 ग्रैमी अवार्ड विनर भी रहे। और अब खबरें विस्तार से। पहाड़ी क्षेत्रों से चल रही बर्फीली हवाओं के कारण हरियाणा के मैदानी इलाकों में शीतलहर बढ़ गई है। इस वजह से दिन में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिन में हवा चलने से नमी भी नदारद है और सुबह के समय कोहरा भी नहीं पड़ रहा है। हवा के शांत होने पर ही सुबह के समय कोहरा छा सकता है। अभी सुबह शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सोमवार को न्यूनतम तापमान ने पिछले 10 सालों का रेवाड़ी जिले का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछले 10 सालों में 16 दिसंबर को सबसे कम यानी 2 डिग्री सेल्सियस तापमान सोमवार को दर्ज किया गया। पूरे दिन धूप तो निकली मगर ठंडी हवाओं ने लोगों को जकड़ कर रखा। 17 दिसंबर यानी आज से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से संपूर्ण इलाके में तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। गेहूं की फसल में इससे फुटाव बेहतर होगा। इस समय दोनों ही फसलें यानी सरसों और गेहूं अच्छी खड़ी हैं। कमांड हॉस्पिटल चंडी मंदिर द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्पेशल एजुकेटर व क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह इन पदों के लिए होने वाले इंटरव्यू में हिस्सा ले सकते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर व स्पेशल एजुकेटर के पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदक +2 पास होने चाहिए। साथ ही डाटा प्रबंधन सहित अच्छा कंप्यूटर का ज्ञान और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या ऑफिस में बुनियादी कंप्यूटर कोर्स प्रशिक्षण धारक होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उम्मीदवारों को इंटरव्यू वाले दिन सीधे दिए गए पते पर पहुंचना होगा। इंटरव्यू की तिथि 18 दिसंबर 2024 है। इंटरव्यू का स्थान की बात करें तो EIC बाल चिकित्सा OPD फर्स्ट फ्लोर ऑफ कमांड हॉस्पिटल चंडी मंदिर पंचकुला रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR क्षेत्र में एक बार फिर से प्रदूषण से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिसके चलते ग्रैब का तीसरा चरण लागू करने का फैसला लिया गया है। बता दें कि ग्रैब 3 के नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। ग्रैब के तीसरे चरण में निर्माण और तोड़फोड़ जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों के संचालन पर भी रोक रहेगी। NCR राज्यों से अंतर राज्य बसों की दिल्ली में एंट्री बंद कर दी जाएगी। हालांकि इलेक्ट्रिक और CNG वाहनों को राहत दी गई है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 351 दर्ज किया गया, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। तो वहीं कई जगहों पर AQI 400 के करीब पहुंच गया है। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के कारण पूरे दिल्ली NCR में ग्रैब 3 लागू कर दिया गया है, जिसके बाद स्कूलों में 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड मोड लागू कर दिया गया है। यानी माता पिता अपने बच्चों के लिए स्कूल या फिर ऑनलाइन क्लास में से कोई भी एक विकल्प चुन सकते हैं। दिल्ली से बाहर पंजीकृत BS4 और उससे कम मानक के डीजल इंजन वाहनों को ग्रैब 3 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रवेश वर्जित रहेगा। पहले ये प्रावधान चौथे चरण में शामिल थे। सड़कों पर यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ हरियाणा ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती से निपटने की योजना बनाई है। ऐसे वाहन चालकों के सिर्फ चालान ही नहीं बल्कि FIR भी दर्ज होने लगी है। दरअसल मीडिया द्वारा सड़कों पर हादसों को लेकर एक अभियान छेड़ा गया था, जिसमें गलत लेन में ड्राइविंग, ओवर स्पीड और नशे में वाहन चलाना भी एक बड़ी वजह सामने निकल कर आई थी। मीडिया द्वारा अभियान पर संज्ञान लेते हुए अब ट्रैफिक पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इसके तहत हाईवे पर गलत लेन, मेन कैरिज वे पर पार्किंग, ओवर स्पीड और नशा करके वाहन चलाने वाले चालकों पर FIR
एफआईआर दर्ज की जा रही है। बाकायदा इस एफआईआर में लिखा जा रहा है कि पुलिस द्वारा पंपलेट डालकर और मीडिया द्वारा जागरूक करने के पश्चात भी वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने से परहेज नहीं कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने रोहतक पानीपत हाईवे 709 पर बार-बार लेन बदलने या फिर गलत लेन पर चलने वाले वाहन चालकों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले जिन वाहन चालकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, उन सभी मामलों की कोर्ट में अब सुनवाई होगी और कोर्ट ही सजा और जुर्माना तय करेगी। ट्रैफिक पुलिस द्वारा गलत लेन में भारी वाहन चलाने पर 1000 रुपए का चालान किया जाता है, जबकि कोर्ट में सुनवाई होती है तो न्यायाधीश तय नियमों और अपने विवेक से सजा और जुर्माना निर्धारित करते हैं। हरियाणा में काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इन्हें सरकार द्वारा रेगुलर करने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राज्य में 20 साल से ज्यादा समय से कार्य कर रहे सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कैडर पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश के बाद 28 नवम्बर को मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से इसके लिए मंजूरी मिल चुकी है। मुख्य सचिव कार्यालय के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने अपनी मोहर लगाकर यह उम्मीद पैदा कर दी है कि अब अस्थायी कर्मचारियों को वास्तव में पक्की नौकरियां मिल सकती है। हरियाणा सरकार के अधिकारी 2 हफ्ते के अंदर ऐसे सभी अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर पदों के लिए नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। इसके साथ ही परिणामी वित्तीय लाभ भी देंगे। ये जानकारी राज्य सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों द्वारा दायर अवमानना याचिका के जवाब में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दी है। हाईकोर्ट ने कहा था कि एक कल्याणकारी राज्य होने के रूप में राज्य को अपने कर्मचारियों का ध्यान रखना चाहिए। उसे कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए जिससे कि कर्मचारी के नियमितीकरण के दावे खारिज हो जाएं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से अभ्यर्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न प्रकार के समय समय पर कदम उठाए जा रहे हैं। बता दें कि अब हरियाणा SSC में उम्मीदवारों के विवादों का समाधान करने के लिए अब खुला दरबार लगाया जाएगा। लोक अदालतों की तर्ज पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भी अब अभ्यर्थियों के विवाद निपटाने के लिए खुले दरबार लगाने की तैयारी कर रहा है। इस बारे में हरियाणा SSC ने हरियाणा AG से कानूनी राय की मांग की है। यहाँ से रजामंदी होने के बाद खुले दरबार का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। इन दरबारों में अभ्यर्थियों की शिकायतों का हल किया जाएगा। इसके साथ ही ग्रीवेंसीज के नाम से अलग से पोर्टल बनाने की भी तैयारी की जा रही है। यह सब इसलिए किया जाएगा ताकि अभ्यर्थियों को बार बार आयोग कार्यालय के चक्कर न काटने पड़े, क्योंकि उम्मीदवारों को अपनी परेशानियों के लिए पंचकुला जाना पड़ता है, जिससे जो उम्मीदवार दूर के जिलों में रहते हैं उन्हें पंचकुला आने में काफी परेशानी होती है। इस समय औसतन 50 से 70 अभ्यर्थी हर दिन आयोग के कार्यालय पहुंच रहे हैं। इतने ही अभ्यर्थी पूछताछ केंद्र पर कॉल करके भी पूछते हैं। अभ्यर्थियों को परेशानी ये आ रही है कि बार बार कॉल करने और कार्यालय में आने के बावजूद भी उनकी दिक्कतें दूर नहीं हो पा रही है। आयोग अब खुले दरबार लगाकर अभ्यर्थियों की दिक्कतों को दूर करने का प्रयास करेगा। विश्वविद्यालयों में अनुबंध आधार पर सेवाएं दे रहे सहायक प्राध्यापकों यानी असिस्टेंट प्रोफेसर को राहत भरा आश्वासन मिला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को पंचकुला में हरियाणा यूनिवर्सिटीज कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से कहा कि आपको चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी सहायक प्राध्यापक को हटाया नहीं जाएगा। सेवानिवृत्ति आयु तक उनकी नौकरी सुरक्षित की जाएगी। इसके लिए नए साल में विधानसभा में बिल लाया जाएगा। टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विजय मलिक ने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर उनकी उम्मीदें बढ़ गई हैं कि प्रदेश सरकार उन्हें जल्द ही सेवा सुरक्षा का नायाब तोहफा देने वाली है। MSP की कानूनी गारंटी व अन्य मामलों को लेकर 10 महीने से शंभू व खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों के समर्थन में सोमवार को हरियाणा के किसान संगठनों ने जिला मुख्यालयों में ट्रैक्टर मार्च निकाला। विभिन्न चौक व जगहों से शुरू होकर यह मार्च लघु सचिवालय पहुंचकर पूरा हुआ। वहां किसान संगठनों ने तहसीलदार, SDM व अन्य अधिकारियों को प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के नाम किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की ओर से लिखा गया ज्ञापन सौंपा। वहीं अम्बाला में किसानों ने सरकार का पुतला फूंक नारेबाजी भी की। इसराना में इस मार्च में ओलंपियन व किसान मोर्चा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग पूनिया भी शामिल हुए। पूनिया ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों ने किसान और मजदूर को बर्बाद करने का काम किया है। लंबे समय से किसान व मजदूर अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों को उनका हक देने के बजाय ये सरकार उन पर लाठियां बरसा रही है। दूसरी ओर इनेलो के महासचिव अभय सिंह चौटाला, डबवाली से इनेलो विधायक आदित्य व रानिया से विधायक अर्जुन ने खनौरी पहुंचकर डल्लेवाल को अपना समर्थन दिया। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन 21वें दिन में प्रवेश कर गया है। बिगड़ती सेहत के बावजूद डल्लेवाल ने मंच से किसानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला। कहा, MSP को लेकर संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए। अमित शाह कह रहे हैं कि किसानों को 3.5 गुना MSP से बढ़कर रेट दिए जा रहे हैं। डल्लेवाल ने कहा कि अगर केंद्र की ओर से किसानों को MSP से ज्यादा दिया जा रहा है तो फिर MSP की कानूनी गारंटी देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी 18 दिसंबर यानी कल दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक रेल का चक्का जाम करेगी। पंजाब के 18 जिलों में रेल मार्गों पर प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे दिल्ली जाने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है।
हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना में जन स्वास्थ्य विभाग ने पानी के बिलों का भुगतान नहीं करने वाले 5,000 से ज्यादा डिफॉल्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है। विभाग ने हजारों रुपए बकाये वाले उपभोक्ताओं की लिस्ट तैयार कर ली है। यदि वे अपने पेयजल बिल का भुगतान नहीं करते हैं तो उनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। इस कार्रवाई को पुलिस की मदद से लेकर आगे बढ़ाया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार गोहाना शहर में जन स्वास्थ्य विभाग पर करीब 6.5 करोड़ रुपए का पेयजल बिल बकाया है। विभाग द्वारा बार बार नोटिस देने के बावजूद भी कई उपभोक्ताओं ने बिल का भुगतान नहीं किया है। अब विभाग ने ऐसे उपभोक्ताओं के पेयजल कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू कर दिया है। जन स्वास्थ्य विभाग ने 14,000 से अधिक पेयजल कनेक्शनों के लिए यह कदम उठाया है। अब डिफॉल्टर पेयजल उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। हरियाणा की युवतियों व महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार मजबूती से काम कर रही है। सरकार प्रदेश की 1,000 महिलाओं को एक ई रिक्शा देने के लिए सब्सिडी उपलब्ध करवाएगी और उन्हें ई रिक्शा चलाने के लिए प्रशिक्षण भी देगी। प्रदेश सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। इस पूरी योजना में तकरीबन 692 लाख रुपए खर्च होने वाले हैं। यह योजना राज्य के सभी जिलों में लागू होगी। राज्य सरकार हरियाणा में यह योजना हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से लागू करने जा रही है। इस योजना का लाभ सिर्फ राज्य के महिलाओं को दिया जाएगा। उनके पास राज्य का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ई रिक्शा चलाने वाली युवतियों व महिलाओं की उम्र 18 से 45 साल के बीच होगी। सरकार ने बीपीएल परिवार से संबंधित लाभार्थी परिवारों की आय सीमा 1,80,000 रुपए और दूसरी जातियों की आय सीमा 3 लाख रुपए तय की है। विधवा महिलाओं के लिए आय सीमा की कोई शर्त नहीं रखी गई है। ई रिक्शा खरीद के लिए बीपीएल परिवारों व विधवा महिलाओं को 50% सब्सिडी प्रदेश सरकार की ओर से दी जाएगी और दूसरे वर्ग की महिलाओं व लड़कियों को 30% सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही इस योजना के तहत 10 दिन के लिए ई रिक्शा चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। लाभार्थियों के चुनाव के लिए पहले आओ पहले पाओ का प्रावधान रखा गया है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है। हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से राज्य के 5 जिलों में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों पर ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 35 साल जबकि अधिकतम आयु 65 साल रखी गई है। यानी कि 35 साल से 65 साल तक के उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सरकारी नियमों के अनुसार अलग अलग वर्गों में आयु की छूट दी जाएगी। बता दें कि फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, सिरसा और सोनीपत में ये भर्तियां होने वाली है। आंगनबाड़ी भर्ती में सिलेक्ट होने के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देनी होगी। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की जाएगी। इसके बाद आपको मेडिकल परीक्षा पास करनी होगी। जो उम्मीदवार इन सभी चरणों को पार करेगा उन्हें अंतिम नियुक्ति दी जाएगी। सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों को हर महीने निर्धारित वेतन दिया जाएगा। ऐसे में अगर आप इस भर्ती के लिए इच्छुक हैं तो जल्द से जल्द अपना ऑफलाइन आवेदन भेज दें। हरियाणा आंगनबाड़ी भर्ती 2024 में आवेदन करने के लिए आवेदक को सबसे पहले इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपको इसकी आधिकारिक जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना होगा। साथ ही ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। अब आपको ऑफलाइन फॉर्म को प्रिंट करके अच्छे से भर देना है। अब आपको ऑफलाइन फॉर्म के साथ अपने सभी मांगे गए दस्तावेजों की कॉपी लगा देनी है। अब आपको ऑफलाइन फॉर्म को ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताए गए एड्रेस पर भेज देना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल में गुड़ मंडी को पुरानी अनाज मंडी से नई अनाज मंडी में शिफ्ट करने की मंजूरी दे दी है। गुड़ के अलावा अब इस नई अनाज मंडी में चारा, दालें, मसाले के मार्केट भी शिफ्ट करने की मंजूरी दी गई है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के इस फैसले से जहां शहर वासियों को पुरानी अनाज मंडी में जाम से मुक्ति मिलेगी तो वहीं गुड़ समेत अन्य चीजों के व्यापारियों को भी लाभ पहुंचेगा। करनाल की पुरानी अनाज मंडी में मुख्य कृषि उत्पादों जैसे गेहूं, मक्का, गुड़ आदि की खरीद एवं बिक्री की जाती थी। साल 1999 में करनाल में नई अनाज मंडी विकसित की गई जहां पर अनाज से संबंधित मंडी को शिफ्ट तो कर दिया गया। इसके बाद वर्ष 2014 में फल एवं सब्जी मंडी को भी इस नई अनाज मंडी में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन गुड़, चारा, दालें व मसाले मंडी को शिफ्ट नहीं किया गया। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने इस बारे में मंजूरी दे दी है। इसके बाद चारा मंडी, गुड़ मंडी, मसाला मंडी और दाल मंडी को नई अनाज मंडी में शिफ्ट किया जा सकेगा। इससे जहाँ करनाल के व्यापारियों को काफी सुविधा होगी तो वहीं मार्केट कमेटी को भी राजस्व में इजाफा मिलेगा। हरियाणा में बढ़ती ठंड और शीतलहर का असर न केवल आम लोगों पर बल्कि किसानों की फसलों पर भी गहरा पड़ रहा है। मौसम विभाग ने कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है, जिससे कि किसानों की चिंता और बढ़ गई है। बारिश की कमी के कारण पहले से ही प्रभावित फसलें अब ठंड और पाले के प्रकोप से खतरे में हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार पाले से फसलों को बचाने के लिए कुछ उपाय सुझाए गए हैं। फसलों की हल्की सिंचाई करने से मिट्टी का तापमान नियंत्रित रहता है, जिससे पाले का प्रभाव भी कम होता है। यानी फसलों की ताजा पानी से सिंचाई करनी चाहिए। फसलों को पाले से बचाने के लिए जैविक सामग्री या फिर प्लास्टिक शीट का भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही खेत के आसपास धुआं करने से भी तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है और पाले के प्रभाव को रोका जा सकता है। साथ ही फसलों पर सल्फर या फिर अन्य उपयुक्त रसायनों का छिड़काव भी कर सकते हैं, जिससे पाले के दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। किसानों को सलाह दी गई है कि वे मौसम विभाग के अपडेट्स पर नजर बनाए रखें और विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। ठंड और शीतलहर से बचने के लिए अपने और अपने पशुधन के लिए भी जरूरी सावधानियां समय समय पर अवश्य बरतें।
हरियाणा सरकार की तरफ से कई योजनाएं समय समय पर चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य हर वर्ग को लाभ देना है। आज हम आपको हरियाणा सरकार की एक ऐसी ही योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका उद्देश्य लाखों युवाओं को लाभ देना है। इस योजना का नाम युवा सक्षम योजना हरियाणा है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को हर महीने भत्ता दिया जाता है। इस स्कीम के तहत सरकार बेरोजगार युवाओं को भत्ता देती है। यह भत्ता 12वीं पास, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को दिया जाता है। इस योजना की शुरुआत साल 2016 में हुई थी। इस योजना के तहत 12वीं पास उम्मीदवारों को 1200 रुपए प्रति माह बेरोजगार भत्ता मिलता है, तो वहीं ग्रेजुएट उम्मीदवारों को 2000 रुपए प्रति माह और पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवारों को 3500 रुपए प्रति माह बेरोजगार भत्ता दिया जाता है। इस स्कीम के तहत हरियाणा सरकार और प्राइवेट कंपनियों या एंटरप्राइजेज में रजिस्टर्ड विभिन्न विभागों, बोर्ड, निगमों, समितियों आदि के तहत एक महीने में अधिकतम 100 घंटे काम के बदले 9000 रुपए हर महीने सैलरी भी मिलती है। यानी कि बेरोजगारी भत्ते के साथ साथ रोजगार प्रदान भी किया जाता है। यह योजना युवाओं के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल है। आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं, स्नातक या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। आवेदक को राज्य के रोजगार एक्सचेंज के लाइव रजिस्टर में 3 साल की न्यूनतम अवधि के लिए रजिस्टर होना चाहिए। न्यूनतम आयु सीमा 21 साल तथा अधिकतम आयु सीमा 35 साल होनी चाहिए। आवेदक किसी भी सरकारी सेवा से बर्खास्त नहीं होने चाहिए। सभी साधनों को मिलाकर आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 384 अंक की गिरावट के साथ 81,748 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 100 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 24,668 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में गिरावट और 5 में तेजी दिखाई दी। इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक और भारतीय एयरटेल ने बाजार को सबसे ज्यादा नीचे गिराया, जबकि इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक और पावर ग्रिड ने सेंसेक्स के ऊपर खींचा। सोने चांदी के दाम में मामूली गिरावट देखने को मिली। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 14 रुपए गिरकर 76,908 रुपए पर पहुंच गया। चांदी का भाव 461 रुपए गिरा और 89,515 रुपए पर आ गया। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 71,550 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 78,040 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।